सबसे पहले हम समझते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। व्हाट इज फेडरलिज्म? तो देखो, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग लेवल्स में या अलग अलग टीयर्स में बांटा जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में मेनली 2 टीयर्स में बांटा जाता है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। बट हमारी जो इंडिया है वो आपको पता है एक बड़ी और डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इसलिए उसे अच्छे से चलाने के लिए एक 3rd लेवल भी बनाया गया है, लोकल लेवल, जो कि इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट्स के बीच में और कहीं कहीं लोकल लेवल पर, इसी को बोला जाता है फेडरलिज्म। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट ही होती, बल्कि कई सारी कंट्रीज में यूनिटरी गवर्नमेंट भी होती है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो इनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर डिवाइड की जाती है वो हर एक लेवल्स के लिए की जाती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो और चाहे वो स्टेट लेवल हो। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर होती है। जहां तक कि अगर किसी कंट्री में लोकल लेवल भी है तो उसके पास भी अपनी खुद की पावर होती है। वही यूनिटरी गवर्नमेंट में सारी पावर एक ही लेवल के पास होती है, वो है सेंट्रल लेवल। अब आप खुद सोचो, इन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा बेस्ट रहेगी? वो वाली जिसमें पावर अलग अलग लेवल्स में बटी हुई है, या फिर वो वाली जिसमें पावर एक ही लेवल के पास है? तो ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जिस कंट्री में जितनी ज्यादा पावर शेयरिंग होती है उस कंट्री की गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में उतनी अच्छी परफॉर्म करती है। तो इस हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा ऑप्शन है एज कंपेयर टू यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के अच्छे एग्जांपल्स हैं इंडिया एंड यूएसए, और यूनिटरी गवर्नमेंट के अच्छे एग्जांपल है फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म की क्या क्या खूबियां होती हैं। तो फर्स्ट फीचर है देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज्यादा लेवल होते हैं या टीयर होते हैं, ठीक है। दूसरा फीचर है डिफरेंट लेवल और टीयर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच लेवल हैव इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। मतलब गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करते हैं, पर उनकी ज्यूरिडिक्शन यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है तो उसे वहां की स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है और पूरे देश की गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है, पर उनका अपना अपना ज्यूरिडिक्शन होता है यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल होता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर गवर्न करती है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर गवर्न करती है। तो आया समझ में कि सेम ही सिटीजन को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न करती है, पर उनकी ज्यूरिडिक्शन अलग अलग होते हैं। तीसरा फीचर है द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किस लेवल और टीयर के पास कितनी पावर है, उसका क्या काम है, उसका कितना ज्यूरिडिक्शन है, वो सब क्लियरली मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और हर एक लेवल और टीयर को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है। आया समझ। फोर्थ फीचर है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स। मतलब कोई भी एक लेवल या टीयर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं ला सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना है तो उसके लिए दोनों लेवल्स के कंसेंट की जरूरत होती है, मतलब सहमति चाहिए होती है। फिफ्थ फीचर है द जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर्स या लेवल्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है यानी कि विवाद हो जाता है, तो जो जुडिशरी है वो एज अ एम्पायर काम करती है और उनके विवाद को सुलझाती है। सिक्स्थ फीचर है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब आपको पता है कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए हर एक लेवल के सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये पहले से ही फिक्स है। सेवेंथ फीचर है फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। मतलब फेडरलिज्म के 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब उद्देश्य होते हैं। पहला कि कंट्री में सुरक्षा और यूनिटी बनी रहे, और दूसरा अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। मतलब रीजनल डाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहे, लोग अपने अपने कल्चर को फॉलो कर पाए। इनफैक्ट हम किसी भी फेडरल सिस्टम को आइडियल फेडरल सिस्टम तभी मानेंगे जब इसमें 2 चीजें होंगी, पहली म्यूचुअल ट्रस्ट और दूसरी एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मतलब कि वो हमेशा साथ रहेंगे। टाइप ऑफ फेडरेशन। तो अभी तक हमने फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं कि फेडरेशन किन किन तरीकों से फॉर्म की जाती है, फेडरेशन फॉर्म करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो फेडरेशन फॉर्म करने के 2 तरीके होते हैं। पहला
कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन को। तो इसमें क्या होता है, मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं या नेशन बनाते हैं, तो उसे हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है यूएसए, क्योंकि यूएसए जो है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट से मिलकर फॉर्म हुआ है, इसलिए तो हम इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो इसमें यूजुअली हर एक स्टेट के पास बराबर पावर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक तो यूएसए है, बाकी दो और लिख लो, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। तो इसमें क्या होता है, अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है अपनी पावर को डिवाइड करने की अलग अलग स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। इस तरह की फेडरेशन को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में क्या हुआ, पावर को बांट दिया अलग अलग स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। पर इसमें क्या होता है कि किसी स्टेट के पास ज्यादा पावर होती है, किसी स्टेट के पास कम पावर होती है। मतलब अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलग अलग स्टेट्स के बीच में। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक तो इंडिया है, बाकी इसमें भी दो और ऐड कर लो, स्पेन और बेल्जियम। व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। हमें नो डाउट ये पता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन हमें ये प्रूव करना, हमें ये बताना है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। तो चलिए जानते हैं। तो शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बनके तैयार हुआ था, तो उसमें केवल गवर्नमेंट के दो ही टीयर के बारे में बताया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया में गवर्नमेंट के दो ही टीयर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों, इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे चेंजेस आते और बाद में जाकर गवर्नमेंट का तीसरा टीयर भी बनाया गया, जिसको बोला गया लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। इन तीनों टीयर्स के पास अपना अपना ज्यूरिडिक्शन है, मतलब एरिया ऑफ कंट्रोल है, और ये तीनों ही अपना अपना ज्यूरिडिक्शन एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट भी दी गई हैं। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि पूरे देश से संबंधित होते हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये पूरे देश से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है या एक्शन ले सकती है। दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि स्टेट और लोकल लेवल से संबंधित होते हैं, जैसे कि पुलिस। आप सभी को पता है कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है, एमपी पुलिस होती है, यूपी पुलिस होती है, मतलब हर एक स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सब स्टेट से रिलेटेड टॉपिक हैं, इसलिए इनके ऊपर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि लोगों के कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन इंटरेस्ट से संबंधित हैं, इसलिए इन विषयों पर दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब आप एक बात और याद रखो कि यहाँ पर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि विवाद होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू ज्यादा डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स का क्या होगा जो इन तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं आते, इनके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, जैसे कि स्पेस, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसी भी लिस्ट में नहीं है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को रेसिडरी सब्जेक्ट बोला जाता है, और इस तरह के सब्जेक्ट्स पर जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं उन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। आया समझ में? ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डज नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि उनके पास बराबर पावर है, बल्कि इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी ज्यादा पावर होती है। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। इनके पास आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल पावर्स होती है। उन्हें ये पावर्स उनकी सिचुएशन को ध्यान में रखकर दी गई हैं, ताकि इंडिजीनियस लोगों के लैंड राइट्स प्रोटेक्टेड रहें
और उनका जो कल्चर है वो भी सही सलामत बचा रहे। इसलिए किसी भी अदर स्टेट का व्यक्ति इन स्टेट्स में परमानेंट लैंड या घर नहीं खरीद सकता। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। तो आपको पता है इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब सवाल ये आता है कि इनको यूनियन टेरिटरीज ही क्यों बनाया गया, स्टेट क्यों नहीं बनाया गया? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम इन्हें स्टेट बना पाए, और ये इतनी छोटी भी नहीं है कि हम इन्हें स्टेट्स के साथ मर्ज कर पाए। और भी कई सारे रीज़न है, पोजीशन का इशू है, कल्चरल रीज़न है, इसलिए इन्हें स्टेट ना बनाकर यूनियन टेरिटरीज ही रहने दिया। एक नोट याद रखना कि यूनियन टेरिटरीज के अंदर स्टेट जितनी पावर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन यूनियन टेरिटरीज के अंदर हस्तक्षेप कर सकती है। अब दोस्तों आपको पता है कि जो ये पावर शेयरिंग हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुई है। अब अगर मान लो किसी व्यक्ति को लगता है कि जो ये पावर शेयरिंग हुई है वो सही नहीं हुई है, तो क्या पावर शेयरिंग के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए जा सकते हैं? वेल, चेंजेस तो लाए जा सकते हैं, पर चेंजेस लाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर चेंजेस लाने हैं तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउस के 2/3 मेंबर का अप्रूवल चाहिए होगा। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा इंडिया की एटलीस्ट आधी स्टेट लेजिस्लेचर से, यानी कि कम से कम 14 स्टेट लेजिस्लेचर से भी अप्रूवल चाहिए होगा, तब जाके कहीं पावर शेयरिंग के फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाया जा सकता है। और इस सिचुएशन में अगर डिस्प्यूट वगैरह होता है तो जो हमारी जुडिशरी है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? तो दोस्तों केवल ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लिखे हुए हैं इसलिए हमारा फेडरलिज्म सक्सेसफुल है और अच्छे से काम कर पा रहा है, बल्कि हमारा फेडरलिज्म इसलिए भी सक्सेसफुल है क्योंकि हमारी इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम फेडरलिज्म की मदद से एक साथ खुशी खुशी रह पाते हैं। तो ये कैसे हो पाया, इसके पीछे कई कारण हैं, चलिए जानते हैं। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। दोस्तों अगर हम देखें 1947 के मैप को और उसे कंपेयर करें आज के मैप के साथ, तो हमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। कई सारे स्टेट्स गायब हो गए, कई सारे नए स्टेट्स बन गए। तो आज के टाइम पर जो स्टेट्स हैं वो कई सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे कि आज के टाइम पर कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो भाषा के आधार पर बनाए गए हैं, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए हैं। ऐसे स्टेट्स को हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर दूज स्टेट्स विच डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मतलब ऐसे स्टेट जिन्हें भाषा के आधार पर बांटा गया है उन्हें हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वो अपने अपने स्टेट्स में खुशी खुशी रह पाए, इसलिए जो है लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए। इससे जो है कंट्री की यूनिटी भी बनी रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आसान हो जाएगा, यानी कि कंट्री को चलाना भी आसान हो जाएगा। सिमिलरली कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बल्कि उनके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पर भी बांटा गया है। जैसे कि नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। तो ये जो स्टेट्स हैं उनके कल्चर को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। लिंग्विस्टिक पॉलिसी। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो हम गलत हैं, बल्कि हमारे देश में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। हमारे देश में लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, पर वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सिमिलरली भारत में 21 भाषाएं और बोली जाती हैं। कुल मिलाकर हमारे पूरे देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं जिन्हें शेड्यूल लैंग्वेज बोला जाता है। और हम लोग इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी भाषाओं को इक्वल राइट्स देता है। हमारे देश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। ध्यान रखना ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब देखो एक इंसिडेंट हुआ। एक बार क्या हुआ, 1965 में ऑफिशियल पर्पजेस के लिए इंग्लिश भाषा को ही बंद कर दिया, यानी कि हटा दिया। तो इसके विरोध में कई सारे तमिलनाडु के नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग आवाज़ उठाते हैं। उनका मानना ये था कि इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटना नहीं चाहिए, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश भाषा को ही समझना आसान था किसी और भाषा के मुकाबले। इसके लिए तमिलनाडु के नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग एक आंदोलन भी करते हैं, और इस आंदोलन का रिजल्ट ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्री होना पड़ता है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू रखने के लिए। तो इस सब से हमें ये पता चलता है कि अगर फेडरलिज्म को अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लैंग्वेज को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस।
तो बहुत समय पहले से यानी कि हमारे देश के आज़ाद होने के बाद से इंडिया में वन पार्टी रूल देखने को मिला। मतलब सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में एक ही पार्टी रूल करती थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। और गलती से अगर किसी स्टेट में कोई और पार्टी जीत भी जाती थी तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट सप्रेस करती थी, मतलब उसे प्रॉपर फंड वगैरह नहीं देती थी। बेसिकली कमजोर करने का प्रयास करती थी ताकि अगली बार वो पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाए और उन्हीं की पार्टी उस स्टेट को गवर्न करे। तो इस तरह का सिस्टम इंडिया में कई सालों तक चलता है। बट फिर 1990 में क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट आता है, क्योंकि 1990 में किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी, इसलिए अलग अलग पार्टीज मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है मेजॉरिटी के कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए और सेंटर पर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो इस तरीके से जब कोलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस अपने आप अच्छे होते गए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डर हमेशा रहेगा कि अगर उन्होंने किसी स्टेट की रूलिंग पार्टी को सप्रेस करने का या उसे डिसमिस करने का प्रयास किया या अपने रिलेशन खराब किए तो अगली बार जब कोलिशन फॉर्म करने की नौबत आएगी तब वो रूलिंग पार्टी उन्हें अपना सपोर्ट नहीं देगी। तो इस डर के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू समझ में आने लगी और सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस अपने आप बेहतर होते चले गए। और फेडरलिज्म भी यही कहता है कि अगर किसी कंट्री में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है तो उसे हम आइडियल फेडरलिज्म नहीं मानते। आइडियल फेडरलिज्म मतलब अच्छा फेडरलिज्म हम उसी को मानते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छे रिलेशंस होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत क्या थी, मतलब लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की ज़रूरत क्या थी। तो देखो, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो इतनी बड़ी कंट्री में एक छोटे से एरिया में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर कौन कौन से इशूज़ हैं, उन्हें केवल लोकल लेवल ही अच्छे से समझ सकता है और उन्हें सेटल कर सकता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी लोकल एरिया की और उसमें चल रही समस्याओं की। इसलिए जो है डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दी गई। पर दोस्तों, कहने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, मतलब कहने के लिए पावर दे दी गई थी, पर एक्चुअल में लोकल लेवल के पास सही से पावर नहीं आई थी। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन उतना इफेक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन फिर क्या होता है, 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित कई सारे स्टेप लिए जाते हैं। क्या स्टेप लिए जाते हैं? पहला, लोकल लेवल पर इलेक्शन को रेगुलरली हेल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया जाता है। मतलब पहले इलेक्शन तो होते थे पर वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते थे, लेकिन अब जो है इलेक्शंस को मैंडेटरी कर दिया गया लोकल लेवल पर। दूसरा स्टेप लिया जाता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं जैसे कि SC, ST और OBC, उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। तीसरा स्टेप लिया जाता है महिलाओं के लिए, मतलब जो महिलाएं थीं उनके लिए भी 1/3 सीट रिजर्व कर दी जाती है। फोर्थ स्टेप लिया जाता है कि इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाता है, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, जिसका काम था लोकल लेवल के यानी कि पंचायत और म्युनिसिपल के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। फिफ्थ स्टेप लिया जाता है, ये मैंडेटरी कर दिया जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर तो शेयर करेगी ही करेगी, पर उसके साथ साथ रेवेन्यू भी शेयर करेगी। तो ये जो स्टेप लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, उससे पता है क्या हुआ, जो थर्ड ईयर था इंडियन डेमोक्रेसी का वो काफ़ी पावरफुल हो गया और इफेक्टिव हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो कितने टाइप की होती है। तो लोकल गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है। पहली, रूरल लोकल गवर्नमेंट जो कि गाँव में होती है, जिसको पंचायती राज भी बोला जाता है, और दूसरी होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो कि शहरों में होती है, जिसे म्यूनिसिपैलिटीज बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट की, यानी कि पंचायती राज की। तो जो अलग अलग गांव होते हैं उनमें होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक अकेले गांव की भी होती है या फिर 2-3 छोटे छोटे गांव की भी एक ही ग्राम पंचायत बना दी जाती है। तो जो ये ग्राम पंचायत होती है उसमें कई सारे वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है और एक सरपंच को इलेक्ट किया जाता है। सरपंच जो होता है वो हेड होता है पूरी ग्राम पंचायत का, और उस ग्राम पंचायत में जितनी भी गाँव हैं, सरपंच उन सभी गाँवों के लिए डिसीजन लेने की पावर रखता है। तो समझ में आया कि ग्राम पंचायत क्या होती है। तो ऐसे ही अलग अलग ग्राम पंचायत से मिलकर बनती है एक पंचायत समिति,
जिसे ब्लॉक समिति और मंडल समिति भी बोला जाता है। और ऐसे ही अलग अलग पंचायत समिति से मिलकर बनता है एक जिला परिषद। जिला परिषद जो कि सबसे ऊपर होता है। तो अगर हम पंचायती राज का एक स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पर होती है, जिसका हेड होता है सरपंच। उससे ऊपर आती है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है। और सबसे ऊपर आता है जिला परिषद, इसका हेड होता है जिला परिषद चेयरपर्सन। तो ये तो बात हुई रूरल एरिया की। अब हम बात करते हैं अर्बन एरिया की, यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उनमें होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो टाउन होते हैं यानी कि जो कस्बे या छोटे छोटे शहर होते हैं उनमें होती है म्युनिसिपैलिटीज़। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसे हम कहते हैं मेयर, और म्युनिसिपैलिटीज़ का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसे हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन। तो यहाँ तक हमने लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। तो यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो ये डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप लिया गया था वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था और एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से आम लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँच पाई। इसके अलावा महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन मिला। इनफैक्ट टोटली अगर हम देखें, मतलब महिलाओं और पुरुष दोनों को मिलाकर, तो हमारी इंडिया में लगभग 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल लेवल पर। ये नंबर कई कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से इंडियन डेमोक्रेसी और ज़्यादा डीपन हो जाती है, यानी कि गहरी हो जाती है, या हम कह सकते हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो लोकल गवर्नमेंट को बनाना एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी का, जो कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। तो ये तो बात हुई डिसेंट्रलाइजेशन के मेरिट्स के बारे में, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की अच्छाइयों के बारे में। पर दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ कमियां बाकी हैं, जैसे कि ग्राम सभा के इलेक्शन अभी भी रेगुलरली हेल्ड नहीं होते। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी भी उतनी पावर ट्रांसफ़र नहीं की है लोकल गवर्नमेंट को जितनी उसे ज़रूरत है। पर कोई बात नहीं, इन कमियों के बावजूद भी हमारी इंडिया का फेडरल सिस्टम कई सारी फेडरल कंट्रीज से बेहतर है, और हम भी यही आशा करते हैं कि समय के साथ साथ हमारी इंडिया का फेडरल सिस्टम भी और भी ज़्यादा बेहतरीन होता जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही क्लास 10th की वीडियोस आगे देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।